हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे फॉर योर एग्जाम, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास है वो आपकी बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ रेडियो आइसोटॉप हैज अ हाफ लाइफ फॉर 20 hours. After 60 hours, the fraction of this isotope remain is 1 by 8, 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2. तो ये आपको ऑप्शन गिवन है। तो गिवन टर्म्स क्या क्या है? ठीक है, अ रेडियो आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ फॉर 20 आवर्स। तो दैट इज कि जो आपकी हाफ लाइफ है, टी हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, दैट इज 20 आवर्स। आफ्टर दैट इन्होंने कहा है कि आफ्टर 60 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ इट्स आइसोटॉप रिमेन इज। तो जो इसमें टी गिवन है वो कितना है? 60 आवर्स। तो ये टर्म्स हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एन। तो इसके लिए एन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें रेशियो निकालना होगा किसका? टी हाफ और टी का। इज दैट क्लियर? कि इसे कैलकुलेट करने के लिए टेक द रेशियो ऑफ, टेक द, हम क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। टेक द रेशियो ऑफ टी एंड टी हाफ। ओके, टेक द रेशियो ऑफ टी एंड टी हाफ। मतलब फाइनल टाइम एन इज इक्वल्स टू फाइनल टाइम अपॉन दैट इज हाफ लाइफ, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, फाइनल टाइम या फिर कह सकते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, फाइनल टाइम एज वी ऑल नो दैट इज 60 और जो आपका हाफ लाइफ टाइम है दैट इज 20। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका एन की वैल्यू आ गई 3। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करी, एन की वैल्यू आ गई 3। तो एज वी ऑल नो कि एन इज इक्वल टू एन नोट 1 बाय 2 अपॉन एन। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एन इज इक्वल्स टू एन नोट 1 बाय 2 अपॉन एन। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन नोट। ठीक है जी, एन इज इक्वल्स टू एन नोट, ये हो जाएगा 1 बाय 2। एन की पावर एन की वैल्यू कितनी आई थी? 3। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका दैट इज एन नोट अपॉन 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आ गया आपका एन नोट अपॉन 8। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 बाय 8? ठीक है, मतलब एन नोट बाय 8 को क्या मैं 1 बाय 8 लिख सकती हूँ? यस। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है 1 बाय 8। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये जो एज है किसकी? अधिकांश प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय। तो वो पोटेशियम आर्गन मेथड के थ्रू पता लगाया जाता है, कार्बन 14 डेटिंग मेथड के थ्रू, या फिर रेडियम सिलिकॉन मेथड के थ्रू, या फिर यूरेनियम लेड मेथड के थ्रू। तो दो मेथड्स होते हैं एज को डिटरमाइन करने के लिए। राइट डाउन टू मेथड्स। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं एज को डिटरमाइन करने के लिए। टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एज। टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एज। कौन कौन से दो मेथड होते हैं? एक होता है, फर्स्ट होता है आपका दैट इज कार्बन 14 डेटिंग मेथड। कार्बन 14 डेटिंग मेथड। ठीक है, एक होता है आपका कार्बन 14 डेटिंग मेथड। अब पहले बात करेंगे कि कार्बन 14 डेटिंग मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं। तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड को यूज किया जाता है यूज टू स्टडी द एज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो आप लिख सकते हैं कि कार्बन 14 डेटिंग मेथड
dating method is used to study the, किस लिए यूज करते हैं, is used to study the biological specimen, is used to study the biological specimen की स्टडी के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग मेथड, लाइक यानी कि एग्जाम्पल दैट इज जैसे ट्रीज, ठीक है। तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड बेसिकली हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की इनकी एज की स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एंड और लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडीज एटसेट्रा, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज एटसेट्रा। तो यू कैन राइट कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द एज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बता दिया ट्रीज और ह्यूमन बॉडीज। मैम उसके बाद सेकंड मेथड कौन सा होता है, तो सेकंड मेथड होता है यूरेनियम लेड मेथड, ओके। सेकंड मेथड जो होता है वो होता है यूरेनियम लेड मेथड, ओके। सेकंड मेथड जो होता है वो होता है यूरेनियम लेड मेथड। और यूरेनियम लेड मेथड को बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू मेजर द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट रॉक, यूज्ड टू मेजर द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट रॉक्स। तो लेट्स सी क्वेश्चन में था कि द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो वो किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, कार्बन 14 डेटिंग मेथड के थ्रू या फिर यूरेनियम लेड मेथड के थ्रू। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कार्बन 14 डेटिंग मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की एज को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग मेथड का। और यूरेनियम लेड मेथड का बेसिकली हम एंशिएंट रॉक की एज को मेजर करने के लिए हम यूरेनियम लेड मेथड यूज करते हैं। तो आप इसका क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इन विच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यूज किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय द सेंट्रल एटम इन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन गिवन है, पहला है SO2, बी ऑप्शन है He2, थर्ड है PCl5, फोर्थ है N2। तो पहले ऑप्शन को ही देखते हैं SO2। तो SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है एज वी ऑल नो वो क्या होता है, ये होता है। तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा SO2 के स्ट्रक्चर में, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें पाई है, और इनके पास क्या है, एक लोन पेयर है। अगर मैं यहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, तो सबको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, लोन पेयर कितना है, 1 है। ये कितना आ गया, 3, ठीक है। ये कितना आ गया, 3, और 3 किसका होता है, ये होता है sp2। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन है SO2, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखने की हमें नीड नहीं है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन हो गए आपके गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, कि एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कीटोएक्साइन, साइनोहाइड्राइन, एल्डोएक्साइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एल्डिहाइड। तो आप सबको पता होगा कि जो एल्डिहाइड है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्डिहाइड कैसा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बिलोंग किससे करता है, बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। कि जो एल्डिहाइड है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किस क्लास से बिलोंग करता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात करें हम किसकी, इसके जनरल फॉर्मूला की। तो आप सबको पता होगा, कोई बताना चाहेगा कि जो एल्डिहाइड है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं कि जब एल्डिहाइड जब
किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ठीक है, कि जब एल्डिहाइड जो है, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं और साथ ही साथ कीटोन की भी बात करूं कि एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन react with हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ये क्या फॉर्म करता है? शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी क्लास में सॉल्व किया है, तो कोई बताएगा कि वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है ऑक्साइन। क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइन। ठीक है, और कीटोन कीटो ऑक्साइन। ठीक है, कीटो ऑक्साइन। कोई कंफ्यूजन कि एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन और कीटोन गिव कीटो ऑक्साइन। तो लेट्स सी, रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सबको पता है ये क्या है? एल्डिहाइड है। दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH। ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, कि जब एल्डिहाइड जो है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है ऑक्साइन। क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है ऑक्साइन। ठीक है जी, कि जब एल्डिहाइड जो है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या करता है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है वो है NH2OH। ये याद रखना कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन है वो क्या है? NH2OH। ठीक है, अब ऑक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल है, RC डबल बॉन्ड NOH। अब यहां से निकल जाएगा वाटर। ठीक है जी, RC डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। तो इसने क्या फॉर्म किया? इसने फॉर्म किया ऑक्साइन। क्या फॉर्म किया? ऑक्साइन फॉर्म किया। किसी को कोई कंफ्यूजन? इसने क्या फॉर्म किया? इसने फॉर्म किया ऑक्साइन। तो अभी हमने देखा कि जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन बना रहा है। एक बार हम इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसकी अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं, सिंपल RCHO दैट इज अ एल्डिहाइड। ये सबको पता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, दैट इज H2NOH। अब ये क्या फॉर्म करेगा? अभी बताया, ये क्या फॉर्म करता है? ये ऑक्साइन फॉर्म करता है। ऑक्साइन कैसे? दैट इज RCH डबल बॉन्ड NOH। इसने क्या फॉर्म किया? ऑक्साइन फॉर्म किया। यही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यही सिंपल सी बात है, ये एक जनरल सी रिएक्शन है। उसके बाद अगर मैं लूं दैट इज की CH3CHO प्लस H2NOH। कोई दिक्कत? यहां तक हमने रिएक्शन लिखी CH3CHO प्लस H2NOH। तो इस केस में क्या फॉर्म होगा? इसमें होगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? CH3CH डबल बॉन्ड NOH। तो इसने क्या फॉर्म किया? इसने फॉर्म किया एल्डो ऑक्साइन। सो लेट्स सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो कीटो ऑक्साइन गलत, साइनोहाइड्राइन गलत, एल्डो ऑक्साइन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा था यही कि जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? तो जब एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, वो ऑक्साइन फॉर्म करता है। वहीं हमने इसकी दूसरी रिएक्शन देखी, दैट इज CH3CHO प्लस H2NOH या फिर NH2OH। तो ये फॉर्म करता है एल्डो ऑक्साइन। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आइडेंटिफाई Z इन द सीरीज। ठीक है, रिएक्शन गिवन है आपको, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि X क्या फॉर्म होगा। तो जो X है ये HBr है, तो ये हो जाएगा CH3 दैट इज CH2Br। ये तो हो गया X। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? CH3CH2Br। उसके बाद करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो एज वी ऑल नो कि जैसे इसका हाइड्रोलिसिस होगा ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2OH। अब ये बन गया Y। उसके बाद ये डालेगा Na2CO3 और I2 डाला इसने एक्सेस में। तो अब Z क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा CHI3। ठीक है, ये क्या फॉर्म होगा? CHI3। और इसने क्या फॉर्म किया? येलो PPT आइडो फॉर्म। तो लेट्स सी, पहला है C2H5I गलत,
C2H5OH गलत, CHI3, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज, कि डिहाइड्रेशन पर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा। तो बात करूं पहले ऑप्शन की, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका CH3 CH CH3 CH2OH। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूंगी तो ये स्ट्रक्चर है ये। अब बी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं बी स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ये है CH3 C CH3 CH3OH, ये हो गया बी स्ट्रक्चर। अगर सी की बात की जाए तो सी में सिंपल दिख ही रहा है आपको, वो तो सिंपल है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, ये तो सिंपल है। डी की बात करूं अगर मैं, तो डी में भी सिंपल ही है, ये है CH3 CH CH2 और CH3, ये भी आपको सिंपल है। एज वी ऑल नो, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोनियम आयन का, ठीक है, कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन, कि कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये पहले भी बताया था, टर्शरी कार्बोनियम आयन, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, एंड आफ्टर दैट प्राइमरी कार्बोनियम आयन, आफ्टर दैट प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो वहीं अगर मैं बात करूं, आप देख रहे होगे सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ऑन डिहाइड्रेशन, तो ये क्या फॉर्म करेगा डिहाइड्रेशन पर, तो ये फॉर्म करेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन CH3 पॉजिटिव, ठीक है जी, CH3 पॉजिटिव। अब आपको बताया कि जो टर्शरी है, क्योंकि ये क्या है, दैट इज अ टर्शरी, तो जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा मोर स्टेबल। और ये टर्शरी नहीं है, जो टर्शरी होगा वो ज्यादा होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है और उसके बाद प्राइमरी होता है। तो इस केस में जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ड्राई बेंजीन, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं ड्राई बेंजीन में, इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, तो वो कीटोन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, या फिर टर्शरी अमाइन है। तो सिंपल है, इन्होंने कहा है किसको, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अल्कोहल लिया, डिसॉल्व इन ड्राई बेंजीन, ठीक है जी, बेंजीन कैसा है, इन ड्राई बेंजीन, इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, तो ये फॉर्म करेगा सॉल्यूबल अल्कोहल, इट इज, ये क्या होगा, सॉल्यूबल अल्कोहल। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, सॉल्यूबल अल्कोहल। ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीटीजीटी में आए हुए हैं, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल वहां थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ये सब आपके यूपीटीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो कीटोन गलत, अल्कोहल जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, की जो मैग्नीफाइंग पावर है ऑफ अ टेलीस्कोप वो इंक्रीज किसके थ्रू होती है, ठीक है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, तो पहला ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जब हम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ा दें, बाय फिटिंग आई पीस ऑफ हाई पावर, दूसरा है बाय फिटिंग आई पीस ऑफ लो पावर, या फिर बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं किसके लिए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय टू मेथड्स, ठीक है जी। तो सबसे पहला लिख लीजिएगा, बाय इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाय इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एंड डिक्रीजिंग द focal length and decreasing the focal length of eyepiece, decreasing the focal length of eyepiece। दूसरा लिख लीजिएगा, by using an eyepiece of high power, by using an eyepiece of high
पावर। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है बाय इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी आपको बताया बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। उसके बाद है बाय फिटिंग आई पीस ऑफ हाई पावर, तो ये जो बाय यूजिंग एन आई पीस ऑफ हाई पावर, तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंडिकेट, तो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन क्या इंडिकेट करते हैं, तो राइट डाउन कि डिफ्रैक्शन एंड refraction indicate diffraction and refraction indicate wave nature। किसे इंडिकेट करते हैं, diffraction and refraction indicate wave nature। ठीक है, diffraction and refraction indicate wave nature, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पार्टिकल नेचर गलत, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर ये भी गलत, नन ऑफ दीज ये भी गलत, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजेसेंट प्लानो कीज आर स्टक साइमल्टेनियसली। ठीक है, कि दो एडजेसेंट प्लानो कीज जो है वो साइमल्टेनियसली स्टक होती हैं। द नोट्स एमिटेड बाय देम हैव फ्रीक्वेंसी, जो नोट्स एमिट होते हैं उनके थ्रू, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है n1 एंड n2। तो नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकेंड इज, कि जो नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकेंड इज, तो लेट्स सी कि नंबर of beats is here, number of beats is here per second is difference of frequency। ठीक है, किसका, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, एमिटेड बाय द फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2, दैट इज n1 माइनस n2। तो नंबर ऑफ बीट्स is here per second is difference in frequency n1 minus n2। तो let's see, n1 minus n2 by 2 गलत, n1 plus n2 by 2 गलत, n1 minus n2 that is the correct answer। next question है, if two turning forks A and B are sounded together, के दो turning forks है वो क्या कर रही है, साउंड कर रही है एक साथ, दे प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड, कि वो 4 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है। ए इज स्लाइटली लोडेड विद वैक्स, कि ए को थोड़ा मोम के साथ क्या है, भरी हुई है। दे प्रोड्यूस 2 बीट्स, तो वो 2 बीट्स प्रोड्यूस करती हैं व्हेन साउंडेड अगेन। तो जो फ्रीक्वेंसी है ए की वो है 256। पूछा है कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, पूछा है कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो द बी फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉक बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉक बी 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क किसकी निकालनी है हमें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क बी। तो कैसे निकाल लेंगे, b इज इक्वल्स टू n माइनस एक्स। कोई डाउट, कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल्स टू n माइनस एक्स, और n क्या है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क ए। ठीक है जी, n क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क ए, और वो कितनी है, दैट इज 256। कोई कंफ्यूजन, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद बात करें x क्या है, कि नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकेंड। x क्या है, कि जो हमें नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकेंड, की नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकेंड, तो वो कितना है, दैट इज 4 बीट पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकेंड दैट इज 4। तो बोथ 4 कैन बी साउंडेड टुगेदर, तो फ्रीक्वेंसी बी की निकालनी है, तो सिंपल है, कैसे निकाल लोगे, n माइनस एक्स, तो b इज इक्वल्स टू, ये है 256 माइनस 4, माइनस करोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके सिंपल है, ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 252। तो लेट्स सी, पहला है 250 गलत, 252 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन मोशन। तो डॉपलर इफेक्ट, हाइजेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ या फिर गैलीलियो लॉ। तो डॉपलर इफेक्ट जो है, डॉपलर इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन, किस किस के बीच में, वेव सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो लाइट और साउंड ऑब्जेक्ट दोनों पर ही क्या करता है, काम करता है। डॉपलर इफेक्ट वर्क ऑन बोथ लाइट एंड साउंड ऑब्जेक्ट, दोनों पर ही क्या करता है, वो काम करता है। तो जो पहला ऑप्शन होगा, डॉपलर इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द गैस लॉ पी वाई बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर, ये किसके लिए सत्य है? आइसोथर्मल चेंज के लिए, एडियाबेटिक चेंज के लिए, या फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए, या फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर एन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, 4 एन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो एज वी ऑल नो कि पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, कोई दिक्कत? पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, और पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर, दैट इज अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? दैट इज अ कांस्टेंट। तो सिंपल है। तो ये किसके लिए ट्रू है? ये किसके लिए? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए ही क्या है? ट्रू है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए ही क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन। तो बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम, इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम ऐसा है हैव ऑल द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाई टू लो फ्रीक्वेंसी रेंज? तो बैंड स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम? तो जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो कंटेन करता है ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी की, जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंटेन करता है, कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो क्या करता है? सारे टाइप्स की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? कंटेन करता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम गलत, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो भी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, जो वाटर है, ये मैंने आपको प्रीवियस जब हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी था, तो जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो पहला है बेस गलत, एसिड गलत, बोथ एसिड एंड बेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 0.00231 पर डे। तो इसका हाफ लाइफ कितना होगा? तो जो लैम्डा गिवन है वो है दैट इज 0.00231 पर डे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। और हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, क्या कि जो हाफ लाइफ है, वी नो दैट हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ। किसी को कोई डाउट? वी नो हाफ लाइफ टाइम दैट इज टी हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? 0.693 अपॉन लैम्डा। 0. यही होता है ना हाफ लाइफ टाइम, दैट इज टी हाफ। 0.693 अपॉन लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो 0.693। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.00231। कोई डाउट? वैल्यू डायरेक्ट पुट करी, और वैल्यू पुट करने पर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 300 डेज। ठीक है, तो पहला है 500 डे, 400, 200, 300, जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, मैच लिस्ट फर्स्ट बेन्स ऑफ साइंटिस्ट विद लिस्ट टू लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आफ्टर दैट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो बात करूं मैं किसकी? हाइजेनबर्ग की। तो हाइजेनबर्ग ने कौन सा लॉ दिया था? इन्होंने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो लेट्स सी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ए का हो गया 4th। उसके बाद आइंस्टीन ने दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो आपका इसका हो गया 3rd। न्यूटन ने दिया था, सबको पता है, न्यूटन ने क्या दिया था? लॉ ऑफ मोशन। और कैप्लर ने दिया था लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो आप लिख सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग इन्होंने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, आइंस्टाइन ने क्या दिया था? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज वी ऑल नो, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और कैप्लर ने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। बेसिकली ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं, केमिस्ट्री के। यूपी टीजीटी का जब हम पेपर देखते हैं केमिस्ट्री का,
तो उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, उसके क्वेश्चंस भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। अभी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन देखे हैं वो देखा होगा कि थोड़े जो बाकी एग्जाम है जैसे DSSS भी हुआ, EMRS में भी थोड़ा लेवल अप ही आता है, बाकी NBS हुआ, KBS हुआ, तो उनसे इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा हायर क्लासेस का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो उसमें हमने अपना बैच स्टार्ट किया ही हुआ है, केमिस्ट्री स्पेशल बैच, जो बेसिकली आपको सभी TGT एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आप वो बैच भी गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम इन डिटेल डिस्कशंस कर ही रहे हैं चैप्टर्स का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।